दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी, अध्याय 107, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि मित्रों के आग्रह पर बापू ने अपने वकीली के अनुभव बताए थे। उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी था तब से सुनता आया हूँ कि वकीली के धंधे में बिना झूठ के काम नहीं चलता, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं माना। मैंने वकीली का व्यवसाय कभी भी झूठ के सहारे नहीं किया और अधिकतर मेरा व्यवसाय सेवा में गया है। फीस के नाम पर मैं मेहनताना लेता था और कई बार तो खर्च भी करता था। मैं अपने अशील को साफ बता देता था कि यदि तुम्हारा मुकदमा सत्य पर आधारित हो तो ही मैं कबूल करूँगा, और फिर मेरे पास झूठे मुकदमे आते भी नहीं थे। लेकिन एक बार एक मुकदमा बहुत लंबा चला और उसमें एक जज को नियुक्त करके फैसला सुनाया गया जो मेरे अशील के पक्ष में आया। लेकिन उसमें हमारी चूक थी जो कोर्ट की नज़र से छूट गई और प्रतिपक्ष ने फिर अपील कर दी कि जज का फैसला निरस्त किया जाए। मुझे जब समझ में आया तो मैंने चूक कबूल करने को कहा। मैं सहायक वकील था, जो वरिष्ठ वकील था उसने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि फैसला पलटा तो हमारे अशील का बहुत नुकसान होगा। मैंने कहा कबूल न करके भी कोर्ट इसको निरस्त नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? आप चूक कबूल करिए, अन्यथा मैं इसमें काम नहीं करूँगा। वरिष्ठ वकील ने यह बात नहीं मानी और मुझसे कहा कि फिर आप ही लड़िए मुकदमा। वो मेरे अशील मुझे जानते थे और उन्हें मुझ पर विश्वास था। उन्होंने कहा ठीक है, आप चूक कबूल करके लड़िए। हार हुई तो हार ही सही, लेकिन सत्य का रखवाला तो ईश्वर है ही। इसमें नतीजा क्या हुआ ये बापू ने अगले प्रकरण के लिए रखा। अब आगे धोखेबाजी। बापू लिखते हैं, मुझे शंका नहीं थी, पर मुझे वो मुकदमा ठीक से चला पाने में मुझे शंका थी। ऐसा नहीं था, वो मुकदमा ठीक से चला पाने में मुझे शंका थी। ऐसा जवाबदारी का मुकदमा, बापू लिखते हैं कि वो मुकदमा चलाने में मुझे शंका थी। ऐसा जवाबदारी का मुकदमा वरिष्ठ अदालत में चलाना मुझे बहुत खतरे का लग रहा था। इसलिए डरते हुए न्यायाधीश के सामने खड़ा हुआ। उस गलती का संदर्भ आते ही न्यायाधीश बोल उठे कि इसे तो धोखेबाजी कहा जाएगा। मैंने मेरा क्रोध दबाते हुए कहा कि पूरा सच सुनने के पहले ही आप धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इसका मुझे आश्चर्य होता है। न्यायाधीश बोले मैंने आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ शंका उपस्थित की है। मैंने कहा लेकिन मुझे तो आरोप लग रहा है। मैं अपना पक्ष रख देता हूँ, फिर यदि आपको लगे तो आप आरोप करें। न्यायाधीश ने कहा आप अपना पक्ष रखें। न्यायाधीश शांत होकर बोले स्पष्टीकरण के लिए मेरे पास बहुत जानकारी थी, इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कर सका और मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने अपना पक्ष अच्छी तरह से रखा। न्यायाधीश ने उन्हें सुना और उन्होंने माना कि नज़र चूक से गलती हुई है और इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ हिसाब रद्द नहीं किया जा सकता, और ये उन्हें ठीक नहीं लगा। विरुद्ध पक्ष के वकील को लगा कि अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यायाधीश इस तरह की गलती पर मुकदमा निरस्त करने के लिए तैयार नहीं था।
विरुद्ध पक्ष के वकील ने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस न्यायाधीश ने मुझ पर शंका व्यक्त की थी वही मेरे पक्ष में हो गया था। न्यायाधीश ने कहा, यदि मिस्टर गांधी ने चूक कबूल नहीं की होती तो आप क्या करते थे? विरुद्ध पक्ष के वकील बोले, हिसाब की जांच करने के लिए जो एक्सपर्ट वकील हमने नियुक्त किया था उससे और योग्य वकील कहाँ से लाए? आपको अपने मुकदमे की पूरी जानकारी है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। किसी भी हिसाब की जांच करने वाले से ऐसी गलती हो सकती है। और यदि आप कोई गलती बताएं तो ठीक है, किसी भी हिसाब की जांच करने वाले से भी ऐसी गलती हो सकती है। इसके अलावा यदि आप कोई गलती बताएं तो ठीक है, अन्यथा इस छोटी सी गलती के लिए हम दोनों पक्षों को पहले से खर्च के लिए ढकेलने के लिए अदालत तैयार नहीं है। इस छोटी सी गलती के लिए हम उनको शुरू से वो मुकदमे में ढकेलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा न्यायाधीश ने कहा। और यदि आप सोचते हैं, आगे उसने ये भी कहा न्यायाधीश ने, कि यदि आप सोच रहे हैं कि मुकदमा फिर से सुने तो यह भी होने जैसा नहीं है। और इस तरह न्यायाधीश ने विरुद्ध पक्ष के वकील को शांत कर दिया और जज को छोटी सी गलती सुधार कर फैसला वापस भेजने को कहा, जिसे न्यायाधीश ने मंजूरी दी। मेरी खुशी की सीमा नहीं थी। पक्षकार और वरिष्ठ वकील भी खुश हुए और वकीली का धंधा सत्य के आधार पर चल सकता है, ऐसे मेरे विचार को बल मिला। लेकिन मेरे वाचकों को मुझे बताना है कि मूल रूप में वकीली का धंधा करना ही गलत है। सत्य के पालन से इसमें जो मूलभूत दोष है उसका निराकरण करना संभव नहीं है, ये उन्होंने बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।